नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में आज निकाय चुनाव हो रहे हैं। 29 नगर निगमों में के लिए आज मतदान हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बम्बई का यानी मुंबई का जो बीएमसी है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके लिए भी आज मतदान हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव ये माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे ही इनका भी राजनीतिक महत्व है। और इन चुनाव से पहले जो स्थितियां महाराष्ट्र में, जो राजनीतिक स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि महायुति गठबंधन में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। और चुनाव के नतीजे, ये जो निकाय चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद ये महायुति यानी जो एनडीए गठबंधन है, वो देश भर में एनडीए के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है। तो इनके बीच में दरार जिस तरीके की दिखाई पड़ रही है, वो चुनाव के नतीजों के बाद किस रूप में सामने आएगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले तो ये कि जिस तरीके से अजीत पवार के लगातार बयान आ रहे हैं, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में वो निकाय चुनाव लड़ रहे हैं एनसीपी के साथ, यानी शरद पवार वाली जो एनसीपी है, उन दोनों लोगों का जिस तरीके से मिलन हुआ है, एक बार फिर एकजुट हुए हैं। ये एकजुटता बता रहे हैं कि इस चुनाव के लिए है, लेकिन दोनों ही खेमे में, यानी अजीत पवार और शरद पवार के खेमों में जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि अब ये दोनों खेमे एक होने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी कुछ नुकसान कर चुके हैं, अपना भी, पार्टी का भी। ये अलग बात है कि ये अजीत पवार आज बने हुए हैं, डिप्टी सीएम बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि अपनी इस पार्टी का, अलग पार्टी का कोई भविष्य आगे चलकर नहीं है। खासकर जिस तरह से एक राजनीतिक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक साम्राज्यवाद का मतलब ये है कि उसके सहयोगी जो पार्टियां हैं उनको ख़त्म करके वो अपने को कैसे इस्टेब्लिश कर रही है। उसका नतीजा दिखाई पड़ा है एकनाथ शिंदे को भी और अजीत पवार को भी। एकनाथ शिंदे को तो सबसे ज़्यादा, वो तो तभी से कुल बुला रहे हैं जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर कह दिया गया कि अब आप डिप्टी सीएम बनिए। और जो उनके डिप्टी सीएम थे उनको कहा गया कि आप, इनके नेतृत्व में आपको अब काम करना है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में। तो कुलबुला वो भी रहे हैं। वहाँ भी जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, वहाँ भी बेचैनी ज़बरदस्त है। और यहाँ तक कि आपको पता ही है कि कई ऐसे मौके आए, तनातनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कैबिनेट की मीटिंग में उनके मिनिस्टर नहीं गए, शिंदे गुट के। तो अजीत पवार की जो पार्टी है, 41 विधायक हैं अभी वहाँ पर। इस महाराष्ट्र की जो 288 सदस्यीय विधानसभा है, महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव के बाद एक समीकरण महायुति में ज़बरदस्त एक दिखाई पड़ रहा है कि अगर नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि ये नतीजे कैसे आते हैं। लेकिन एनसीपी बहुत मजबूत है उन इलाकों में, पिंपरी चिंचवाड़ और जो पुणे का नगर निगम है। एनसीपी के जब दोनों धड़े वहाँ मिल गए हैं तो उसको काफ़ी और भी ज़्यादा मजबूती मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। शरद पवार का बयान भी आया कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हमने तय तो नहीं किया है, लेकिन दोनों ही धड़ों के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में एक अलग तरह की खुशी दिखाई पड़ रही है। मकसद मतलब साफ है। शरद पवार बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उनके एक एक बयान का बड़ा महत्व होता है। तो ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही है। और जिस तरीके से सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक मंच पर आए हैं, एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा ही नहीं हुई, कैंपेनिंग भी की गई है, उन सारी चीज़ों का मतलब एकदम साफ है कि अजीत पवार और शरद पवार का गुट एनसीपी एक होने जा रही है इन चुनाव, जो निकाय चुनाव है, इनके नतीजों के बाद। दूसरी एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है और उसका भी भारतीय जनता पार्टी को सेटबैक लग सकता है, बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। और वो ये है कि शिवसेना के जो दो घटक दल हैं, यानी शिवसेना के दो घटक दल में तो एक तो एकनाथ शिंदे, लेकिन उसके पहले ही ठाकरे परिवार की अगर बात की जाए, जो कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे रहे, और उन्हीं के बेटे और उन्हीं के भतीजे दोनों आपस में बट गए। पहले तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहले ही मिल चुके हैं। इन का मिलना, ये मुंबई की जो बीएमसी है, जिसका बजट जो है वो मतलब 75,000 करोड़ रुपए के करीब है, तमाम राज्यों की विधानसभाओं से भी ज़्यादा बजट उसका है,
वहां इनकी मजबूती देखी जा रही, क्योंकि वहां लगातार इन्होंने 25 साल शासन किया है बीएमसी में, वहां इनका अपना मेयर रहा है। तो बीएमसी के जो चुनाव हैं बहुत मायने रखते हैं। और उसमें भी जब दोनों ठाकरे परिवार एकजुट हो गया है एक साथ वहां पर जब चुनाव लड़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी वहां अलग चुनाव लड़ रही है, यानी इंडिया गठबंधन, वहां भी इंडिया गठबंधन भी अलग दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत है। हालांकि जो अजीत पवार लड़ रहे हैं, अजीत पवार का कहना है कि ये केवल निकाय चुनाव के लिए हम लड़ रहे हैं, हम एनडीए से अलग नहीं हुए हैं। लेकिन जो बयान और परिस्थितियां बता रही हैं और जिस तरह से अजीत पवार की पार्टी और उनके नेताओं, उनके मंत्रियों को ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, लगातार बयान आ रहे हैं कि इस महायुति सरकार में, उन सब को देखते हुए लग रहा है कि वो गठबंधन से अलग होना चाहते हैं और अलग होकर रहेंगे। इसका एक और संकेत मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि अब अजीत पवार उस खेमे में जा चुके हैं, अपने चाचा के पास जा चुके हैं, लौट चुके हैं परिवार में, और इंडिया गठबंधन की ओर उनका रुझान अब साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चूंकि अजीत पवार सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, बहुत सारी अंदरूनी चीज़ों को भी जानते हैं, तो अजीत पवार को सरकार से बाहर भेज देना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से कितना नुकसान फायदे का होगा वो तो अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर भी बड़े नुकसान उनको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राज भी जानते हैं अजीत पवार। और अजीत पवार तो कह भी चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो आप देख लीजिए कि मेरे ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, मेरे ऊपर 75,000 करोड़ रुपए या कितने के घोटाले के आरोप लगाए गए, और आज मैं बीजेपी के साथ हूं तो मैं सरकार चला रहा हूं। ये उनका जो बयान था ये साफ दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कैसे विरोधियों पर, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको किस तरीके से परेशान करती है और किस तरह से उनको अपने साथ लाने के लिए मजबूर कर देती है। स्पष्ट संकेत था उनका, और ये सारी बयानबाजी उनकी इसी समय आई हुई है जब वो निकाय चुनाव में एनडीए से अलग होकर, महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर बीच भारतीय जनता पार्टी को भी ये मालूम है कि अजीत पवार जा सकते हैं, और अजीत पवार तो एक ऐसा उदाहरण है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से बाहर थे, यानी भारतीय जनता पार्टी से बाहर थे, के साथ में नहीं थे, तो उनके ऊपर तमाम घोटाले के आरोप लगे, उनके ईडी की कार्रवाई हुई, पूछताछ हुई, छापेमारी हुई। जैसे ही वो सरकार के साथ आ गए, सारी छापेमारी बंद हो गई, तमाम केस भी खत्म हो गए। फिर बाहर जाते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर सरकार के साथ आ जाते हैं, फिर सारे मामले बंद होते हैं। और अजीत पवार ने तो इसका फायदा भी उठाया। वो जो एक ब्रह्म मुहूर्त में जो शपथ ली गई थी सरकार की, देवेंद्र फडणवीस ने ली थी और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे, आपको याद होगा, अगले ही दिन उन्होंने सारे अपने मुकदमे वापस करवा लिए और फिर उन्होंने समर्थन वापस भी ले लिया, कहा हमें नहीं बनानी है सरकार। तो ये जो राजनीति में इतने, इसको जो सरकार बनाने, यानी जो ये पॉलिटिक्स है, इसको, डेमोक्रेसी को कितना मजाक बनाकर रख दिया अजीत पवार ने, उसका उदाहरण एक पेश किया कि बीजेपी ने कैसे इस पूरी व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आरोप लगने के बाद अगर वो सरकार के साथ आ गया तो उसके सारे आरोप खत्म हो गए। यानी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के भीतर आकर आप कितना भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी को भी ये मालूम है कि अजीत पवार जा सकते हैं। अजीत पवार को उसने संकेत देने शुरू कर दिए। अजीत पवार की सहयोगी जो कुछ कंपनियां हैं, उनके अपने लोगों की कंपनियां हैं, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां शुरू हो गई। यानी अजीत पवार को ये स्पष्ट संदेश है कि आप चले जाएंगे, लेकिन आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि ईडी वाले रोज उसी तरह से आपके पीछे लग जाएंगे, सीबीआई वाले लग जाएंगे, इनकम टैक्स वाले लग जाएंगे, जैसे दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, अजीत पवार चले जाते हैं तो सरकार पर क्या नुकसान पड़ेगा? सरकार पर वहाँ ना तो विधानसभा या महाराष्ट्र की राज्य सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है और न ही असर पड़ने वाला है केंद्र सरकार पर। 41 विधायक हैं अजीत पवार के पास, और 41 विधायक अगर चले भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उनके पास पर्याप्त विधायक हैं। 132 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के ही पास है और 57 सीटें इनके पास हैं, शिवसेना की। लेकिन अजीत पवार का जाना, ये शिवसेना जो एकनाथ शिंदे हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका बन जाएगा, निश्चित तौर पर। इसलिए बन जाएगा क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार में सबसे ज्यादा नाखुश है, सबसे ज्यादा उनको लग रहा है कि उनके छीना गया,
एक नाथ शिंदे को लगता है कि उनके अधिकार को छीना गया। लाडली बहना योजना जो उनकी थी उसी के आधार पर सरकार बनाई गई, वोट दिया लोगों ने, ऐसा उन लोगों का दावा है, एक नाथ शिंदे का दावा है। बावजूद इसके, और ये योजना एक नाथ शिंदे की थी, लेकिन इस योजना की बदौलत सरकार बनाई गई, बहुमत आया एनडीए का, महायुति का, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया? एक नाथ देवेंद्र फडणवीस को। और एक नाथ शिंदे को तो इतना ह्यूमिलिएट किया गया कि अब उन्हीं के अंडर में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया जिनके अंडर में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे। तो एक नाथ शिंदे के भीतर भी कुलबुलाहट जबरदस्त चल रही है। एक नाथ शिंदे के भीतर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी के भीतर, क्योंकि उनकी पार्टी के अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इतनी नाराजगी बढ़ गई थी बीच में कि वो कैबिनेट की मीटिंग में जा ही नहीं रहे थे, फिर मान मनोबल हुई। तो उनके बीच भी ये जो एक विरोध और विद्रोह की भावना चल रही है और मौके की तलाश में है। अजीत पवार के बाहर जाने का एक रास्ता, फिर अजीत पवार के बाहर जाने का एक जो प्रभाव होगा, इंपैक्ट होगा, वो ये होगा कि वो एक नाथ शिंदे के लिए भी रास्ता खोल देगा। और अगर ये दोनों एक साथ चले जाते हैं, यानी 57 विधायक हैं एक नाथ शिंदे की पार्टी के पास और 41 विधायक हैं अजीत पवार की पार्टी के पास, एनसीपी अजीत पवार के पास, तो 98 विधायक हो जाते हैं। और ये विधायक अगर मूव कर गए सारे के सारे, तब फिर ज़रूर महाराष्ट्र की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि केंद्र की सरकार अभी मौजूद है एनडीए की, और उसके पास ईडी भी है, उसके पास सीबीआई भी है, उसके पास इनकम टैक्स भी है, उसके पास बहुत कुछ है। और महाराष्ट्र में भी अभी एनडीए की ही सरकार है, महायुति की सरकार है, तो उसके पास भी पुलिस भी है और सारी चीज़ें हैं। तो इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन एक नाथ शिंदे के पास 7 लोकसभा सदस्य भी हैं, यानी वो केंद्र की एनडीए सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सहारा तो नहीं है, लेकिन सहारा, महत्वपूर्ण सहारा जरूर है। एक पिलर वो भी थामे हुए हैं। मुख्य पिलर तो थामे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद जो तीसरा सबसे मजबूत पिलर है वो एक नाथ शिंदे ने ही साध रखा है। तो एक नाथ शिंदे की नाराजगी इस लेवल पर केंद्र सरकार के लिए भी खतरनाक हो सकती है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो निकाय चुनाव के बाद अगर इन निकाय चुनाव में जिस तरीके से अगर अजीत पवार को उधर पुणे पिंपरी में यानी एनसीपी को, और इधर महाराष्ट्र में मुंबई में अगर शिवसेना को ठाकरे गुट को जीत हासिल होती है, यहाँ पर वो अपनी जीत हासिल करते हैं। हालांकि जिस तरीके से निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं, चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग दिखा रहा है कि वो किस तरह से लगा हुआ है परिणाम देने में, अगर उस तरह के परिणाम आए तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में निर्वाचन के बाद वहाँ पर चुनाव के नतीजे इनके पक्ष में आते हैं, तो फिर महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक परिवर्तन को देखा जा सकता है, और होना, ये परिवर्तन होना अवश्यंभावी दिख रहा है। क्या होता है, रहेगी नज़र। बने रहिए आप हमारे साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और बात आपसे कहनी है, आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को भी दबा सकते हैं। ज्वाइन बटन के ज़रिए आप हमसे और बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। आप अपना उसमें हमको सहयोग भी दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे करना है, आप चैनल पर जब जाएंगे तो ऊपर ही आपको दिखाई पड़ेगा ज्वाइन बटन, वहाँ ज्वाइन लिखा हुआ है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे सारी जानकारी उसमें आपको दिखाई पड़ेगी।